कैसे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए मॉडल पेपर। ये है कक्षा 8 के सभी स्टूडेंट्स के लिए और विषय है विज्ञान। विज्ञान विषय का कक्षा 8 के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये है वार्षिक परीक्षा 2022 का मॉडल पेपर। तो शुरुआत करेंगे। किस तरह का पेपर आएगा, किस तरह के इंस्ट्रक्शंस आएंगे, ये देखिए। पेपर का जो पूर्णांक है, मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर हैं और टाइम मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट, यानी 3.25 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसके अंदर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब सामान्य निर्देश क्या हैं तो पढ़ लेते हैं जल्दी से। पहला है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। जो आपको पेपर मिलेगा उस पर अपना रोल नंबर लिखना है, कंपलसरी है ये। दूसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न हैं। दूसरा निर्देश दे रखा है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। चौथा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है, पेपर पर नहीं लिखना। आपको जो आंसर शीट मिलेगी, आंसर बुक मिलेगी, उसके अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, उत्तर पुस्तिका में ही लिखने हैं। पांचवा जो इंस्ट्रक्शन है वो है, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। जैसे कि किसी प्रश्न में छोटे छोटे प्रश्न हैं तो उनको कहते हैं आंतरिक खंड, तो उनके उत्तर एक साथ लिखने। जैसे प्रश्न संख्या 2 में 5 प्रश्न हैं, आंतरिक प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न हैं, तो 2 नंबर लगा के प्रश्न संख्या 2 लगाया और उसके अंदर 1 2 3 4, एक का उत्तर, फिर दूसरे का उत्तर, तीसरे का उत्तर, चौथे का उत्तर, इस तरह से एक साथ लिखने। ऐसा नहीं कि दूसरे का लगा दिया, दूसरा लिख दिया, उसके अंदर एक प्रश्न है छोटा वाला जो आंतरिक खंड का प्रश्न है उसको लिख दिया, फिर कहीं तीसरा प्रश्न कर लिया, फिर चौथा कर लिया, पांचवा कर लिया, उसके बाद में फिर दूसरा जो आंतरिक खंड का प्रश्न का उत्तर है वो लिखना नहीं। ऐसा नहीं करना। जब दूसरा प्रश्न जिसमें आंतरिक खंड में प्रश्न है उसको जब भी करेंगे तो एक साथ सारे प्रश्नों का, सारे जो आंतरिक खंड के प्रश्न हैं उनके सबके एक साथ उत्तर लिखने हैं। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। छठा इंस्ट्रक्शन है, प्रश्न संख्या 1 से 6 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर तालिका बनाकर उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। एक टेबल बना देनी है, ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे ऊपर के कॉलम में, और नीचे एक के नीचे जो उसका सही विकल्प होगा, ए होगा तो ए, बे, से, दे, जो भी होगा, तो एक का विकल्प सही विकल्प आ जाएगा, दूसरे प्रश्न में दूसरे का विकल्प आ जाएगा, तीसरे में तीसरे का आ जाएगा। 7वां निर्देश है, प्रश्न संख्या 7 के सभी खंडों के उत्तर एक ही साथ लिखें। देखिए 7वां जो प्रश्न है इस प्रश्न पत्र में, उसके अंदर छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसको बोलते हैं सभी खंड, यानी आंतरिक खंड, उनके उत्तर एक ही साथ लिखने हैं। जब भी प्रश्न 7वें प्रश्न को करेंगे हल, तो उसके सारे उत्तरों को, सारे प्रश्नों को एक साथ हल करेंगे। समझ गए। 8वां निर्देश है, प्रश्न संख्या 8 से 18 के उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में दीजिए। 9वां प्रश्न है, 9वां पॉइंट निर्देश, प्रश्न संख्या 19 से 22 तक के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में देने हैं। ये ज़्यादा अंकों के हैं। और 10वां पॉइंट है, प्रश्न संख्या 23 से 29 के उत्तर अधिकतम 60 शब्दों में देने हैं। और 11वां पॉइंट है, अंतिम निर्देश, प्रश्न संख्या 30 का उत्तर अधिकतम 80 शब्दों में दीजिए। ये निबंधात्मक प्रश्न है। 60 शब्दों वाले जो प्रश्न हैं
वो लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं। जो 40 शब्दों के देने वो अति लघुत्तरात्मक हैं। इस तरह के ये 3-4 कैटेगरी के प्रश्न हैं। तो शुरुआत करेंगे प्रश्न पत्र की पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है बहुविकल्पात्मक। तो यहाँ है मलेरिया के परजीवी का वाहक है। तो सही ऑप्शन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है मैंने, ए मादा एनोफिलिस मच्छर। आपको इस प्रश्न के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में देने हैं। उत्तर पुस्तिका में एक तालिका, एक सारणी बनाइए जिसमें ऊपर के कॉलम 1 2 3 4 5 6 प्रश्न हैं, तो 6 लिख दीजिए और नीचे उनके सही ऑप्शन लिख दीजिए। दूसरा प्रश्न है, अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाती हैं। तो अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाती हैं अम्लीय ऑक्साइड। सही ऑप्शन दूसरे प्रश्न में है, ए। तीसरा प्रश्न है, वे प्रजातियां जिनकी संख्या निरंतर एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है उन्हें कहते हैं। तो सही ऑप्शन है से संकटापन्न प्रजाति। तीसरे का सही ऑप्शन है से। अगला प्रश्न है चौथा, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही ऑप्शन है विद्युत लेपन। द ऑप्शन सही है चौथे का। पांचवा प्रश्न है, जल को शुद्ध करने के लिए सामान्यतया जो रसायन काम में लेते हैं वह है। तो वो कौन सा रसायन है? विरंजक चूर्ण। तो 5वें का सही ऑप्शन है बे, विरंजक चूर्ण। छठा प्रश्न है, वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो सही ऑप्शन है छठे का द। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। अब आ गए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 7वां प्रश्न है और 3 इसके अंदर छोटे छोटे प्रश्न हैं रिक्त स्थान वाले। तो पहला प्रश्न है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं। तो रिक्त स्थान में आ जाएगा फसल। देखिए ब्रैकेट में दिए हुए हैं तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। इनमें से जो सही शब्द है वो इन रिक्त स्थानों में भरना है। तो सही रिक्त स्थानों में आ जाएगा फसल, पहले के अंदर। 7वें का पहला। 7वें का दूसरा, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या करनी होती है? तैयारी करनी होती है। तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा तैयारी। 7वें में तीसरा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न 7वें का, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या होना लगेगा? तैरने लगेंगे। क्षतिग्रस्त बीज होते हैं जो हल्के हो जाते हैं, वो जल की सतह पर तैरने लगते हैं। अब है 8वां प्रश्न है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, 2-2 नंबर के। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो उत्तर है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव निम्न प्रकार से हैं। पहला है राइजोबियम, दूसरा है नीले हरे शैवाल, तीसरा है कवक। 9वां प्रश्न है, आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोक सकते हैं? संचरण करने वाले रोग जो एक दूसरे से फैलते हैं उनको किस प्रकार रोक सकते हैं? तो उत्तर है, हम छींकते और खांसते समय अपने नाक एवं मुंह पर रुमाल रखकर
संचरणीय रोगों को फैलना रोक सकते हैं। साथ ही संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाकर भी संचरणीय रोगों का फैलना रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हों। 2 नंबर का प्रश्न है। तो उत्तर है, नायलॉन रेशों से निर्मित कई वस्तुएं हैं जिन्हें हम काम में लेते हैं, जैसे पैरासूट, चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से, जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने की ब्रश, कारों की शीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग जो कि शयन थैला कहते हैं जिसको, पर्दे इत्यादि। ये 2 वस्तुओं के नाम पूछें, लेकिन हमने इस काफ़ी सारी वस्तुओं के नाम लिख दिए हैं। आप इनमें से कोई भी 2 वस्तुओं के नाम जो याद रह जाएं वो लिख के आनी है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में क्यों किया जाता है? बच्चों का टिफ़िन रखते हैं ना, तो उसके अंदर एक एल्यूमिनियम की चांदी के से कलर की पन्नी में रोटी को लपेट के रख देते हैं। तो वो क्यों रखते हैं, क्यों उपयोग में लिया जाता है, इसका उत्तर आज जान लीजिए अगर नहीं उत्तर आता है तो। हवा और पानी के सक्रिय नहीं होने तथा आघात वर्धनीय होने के कारण ही एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। 12वां प्रश्न है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो उत्तर है, सोडियम और पोटेशियम पानी तथा वायु में बहुत सक्रिय होते हैं। इसी कारण से सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब है 13वां प्रश्न, ऐसे 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। 2 नंबर का प्रश्न है, उत्तर देख लीजिए। वे 2 जंतुओं के नाम निम्न हैं जिनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो पहला जंतु है हाइड्रा और दूसरा है ईस्ट। 14वां प्रश्न है 14, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर देख लीजिए। शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है। इसमें कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की मिलाने पर यह चालक बन जाएगा। जो शुद्ध जल होता है डिस्टिल वाटर, वो विद्युत का चालक नहीं होता है, लेकिन यदि अगर उसमें कुछ अम्ल की बूंदें, एसिड की बूंदें मिला दी जाएं तो ये चालक बन जाएगा। 15वां प्रश्न है, LED का नाम पूरा लिखिए, इसका एक उपयोग भी लिखिए। उत्तर है, LED का पूरा नाम है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, और इंग्लिश में जो नाम है LED, देखिए L से बनेगा लाइट, E से बनेगा एमिटिंग और D से है डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड इस LED का पूरा नाम है। हिंदी में नाम है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसका उपयोग कमज़ोर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर LED का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि कमज़ोर विद्युत धारा में भी यह जल जाता है। अब है 16वां प्रश्न, किसी एक समपरिक्षेत्र का
चित्र बनाइए। सम परिचित्र किसको कहते हैं? टेस्टर। टेस्टर तो आप जानते ही होंगे, आपके घर में भी होगा, और जो इलेक्ट्रीशियन होता है उसके पास हमेशा टेस्टर होता है। वो टेस्टर से ही चेक करता है कि विद्युत लाइट आ रही है या नहीं आ रही। तो ये चित्र है इसका, ये सुचालक को चेक कर रहा है, ये कुचालक को चेक कर रहा है। यहाँ बल्ब जल रहा है, ये सुचालक है। यहाँ पर दूसरे चित्र में बल्ब जल नहीं रहा है, इसलिए ये हीन चालक है। अब है 17वां प्रश्न। गंगा नदी की सुरक्षा के लिए कौन सी परियोजना कब लागू की गई थी? 2 नंबर का प्रश्न है। तो उत्तर है गंगा नदी को बचाने के लिए गंगा कार्य परियोजना सन 1985 में लागू की गई थी। अब है 18वां प्रश्न। सौर परिवार का आरेख बनाइए। चित्र बनाना है तो देख लीजिए, चित्र बना हुआ है। इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं। सूर्य, शुक्र, पृथ्वी। सूर्य से देखिए जितनी दूरी पर ग्रह चलते जा रहे हैं उतनी ही दूरी पर ये दिखाई दे रहे हैं। इसमें बुध सबसे पास में है। अब है 19वां प्रश्न। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। 3 नंबर के प्रश्न हैं। उत्तर है खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु, खाद्य पदार्थों को रखने के लिए प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ हैं। ये पहला लाभ तो ये है कि वज़न में प्लास्टिक हल्का होता है। दूसरा, इनकी कॉस्ट भी कम होती है, कीमत भी कम होती है। तीसरा, कैपेसिटी अच्छी होती है, मजबूत होता है। और चौथा, आसानी से उपयोग में लिए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 20 3 नंबर का है। एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल कितना है? तो यहाँ उत्तर है, ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है, हल दे रखा है। यहाँ मच्छर के कंपन की आवृत्ति कितनी है? 500 हर्ट्ज। तो मच्छर के कंपन का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 1 आवृत्ति, 1 आवृत्ति बराबर आवृत्ति कितनी है? 500, तो 1/500 हो गया। और जब 500 से भाग देंगे 1 में तो आ जाएगा 0.002 सेकंड। ये इसका उत्तर हो जाएगा। कंपन का जो आवर्तकाल आएगा वो कितना आएगा? 0.002 सेकंड। अब है प्रश्न संख्या 21। ये भी न्यूमेरिकल है। बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 11 गुनी है। यानी पृथ्वी की त्रिज्या से 11 गुना बड़ी त्रिज्या है बृहस्पति की। बृहस्पति तथा पृथ्वी के आयतनों का अनुपात परिकलित कीजिए। बृहस्पति में कितनी पृथ्वियाँ समा सकती हैं? तो यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं कि बृहस्पति कितना बड़ा है पृथ्वी से, कितनी पृथ्वियाँ अगर उसमें लगाएं तो कितनी आ सकती हैं, ये देख लेते हैं। तो उत्तर देखेंगे इसका। माना कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? r मीटर। तो बृहस्पति की त्रिज्या कितनी हो गई? 11 गुना r, यानी 11 r मीटर। तो दोनों गोले हैं, इनके आयतन का अनुपात, यानी पृथ्वी का आयतन कितना है? 4/3 पाई r³। r क्या है? रेडियस है। और बृहस्पति का आयतन कितना है? r की जगह आ जाएगा 11r, यानी 4/3 पाई इंटू 11r का होल क्यूब। तो 4/3 पाई तो दोनों में कॉमन था जो कट गया,
और बचा क्या, आर क्यूब अनुपात 11r का होल क्यूब। और जब 11r का होल क्यूब खोलेंगे तो 11 गुणा 11 गुणा 11 यानी 1331 और r का क्यूब r क्यूब, तो अनुपात हो गया r क्यूब अनुपात 1331 r क्यूब। और इस तरह से r क्यूब से r क्यूब कट गया और अनुपात आ गया 1:1331, यानी कि पृथ्वी से 1331 गुणा बृहस्पति बड़ा है। बृहस्पति की साइज कितनी है, पृथ्वी से 1331 गुणा। तो एक बृहस्पति के अंदर 1331 पृथ्वी आ सकती हैं, समा सकती हैं। तो ये कह सकते हैं कि बृहस्पति में 1331 पृथ्वी समा सकती हैं। अब है प्रश्न संख्या 22, पौधा घर प्रभाव, यानी इंग्लिश में कहेंगे इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में मैंने दे रखे हैं। सभी की तैयारी अगर ढंग से करेंगे तो पेपर किसी भी बोर्ड का होगा, सब में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। उत्तर हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट का, पौधा घर प्रभाव का उत्तर देख लीजिए। सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती हैं और पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग, जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ये कुछ को तो पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और कुछ को वापस लौटा देती है। यानी कि विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। और ये जो परावर्तित विकिरण हैं, परावर्तित किरणें हैं, का कुछ भाग वायुमंडल में ही रुक जाता है। ये रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को और गर्म करता है। जो वायुमंडल के अंदर रुक गई हैं किरणें, वो पृथ्वी को और गर्म करती हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है, ये कहाँ पर होती है, जो पौधशाला है, नर्सरी जो हैं हमारी, जो पौधा घर हैं, उनके अंदर ये प्रक्रिया होती है। वहाँ कैसे होती है, पौधा घर में सूर्य की ऊष्मा पौधा घर में प्रवेश तो कर जाती है पर इससे बाहर नहीं निकल पाती। जिस तरह से पृथ्वी पर जो किरणें आती हैं वो बाहर नहीं निकल पाती हैं वायुमंडल से, इस सेम ये स्थिति यहाँ होती है कि पौधा घर में जो सूर्य की ऊष्मा आई है वो आ तो गई लेकिन इससे बाहर नहीं निकल रही, और ये रुकी हुई ऊष्मा पौधा घर को गर्म करती है। यही कार्य पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण करते हैं। इसी कारण उसे पौधा घर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये हो गया प्रश्न संख्या 22 का उत्तर। अब है 23वां प्रश्न, मानव नर जननांग के विभिन्न भागों के नाम लिखिए, शुक्राणु की संरचना समझाइए। चित्र बनाना है, संरचना बनानी है। मानव नर जननांग के मुख्य अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिकाएं तथा एक शिशन यानी कि लिंग होता है। मानव जो नर जो होता है, आदमी पुरुष होता है, उसके ये इसका चित्र है शुक्राणु का। मानव का जो शुक्राणु है उसका ये संरचना है। ये पूंछ है नीचे, ये बीच का भाग है और ये सिर है लाल रंग में। प्रश्न संख्या 24, मानव वाक यंत्र यानी वाक यंत्र किसको बोलते हैं, कान। मानव का वाक यंत्र कौन सा है, कान। कान का चित्र बनाना है तथा इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। 4 नंबर का प्रश्न है, तो कान का चित्र बना दीजिए। इसका जो बॉक्स में दे रखा है इसको बड़ा करके नीचे दिखाया है, देखिए आंतर कर्ण, यहाँ कर्ण पट है।
मानव कान का चित्र हो गया। अब इसकी क्रिया क्या है ये देख लेते हैं। मानव कान द्वारा सुनने की क्रिया किस तरह से होती है। हमारे कान के बाहरी भाग की आकृति कीप यानी फनल जैसी होती है। फनल होता है ना, मिट्टी का तेल वगैरह जिसमें डालते हैं बोतल में, सकड़ी बोतल में अगर कुछ डालना हो तो कीप को काम में लेते हैं, फनल को, जिसका ऊपर का मुंह चौड़ा होता है और नीचे का बिल्कुल नली होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर पतली झिल्ली दृढ़ता से तानित होती है। यह कर्णपटह ईयर ड्रम कहलाता है। जब ध्वनि के कंपन कर्णपटह ईयर ड्रम को कंपित करते हैं तो कर्णपटह ईयर ड्रम कंपनों को आंतर कर्ण इनर ईयर तक भेज देता है। वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क में यानी सिर में भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुन पाते हैं। चित्र वापस देखना है, वापस देख लीजिए। इसको एक साथ दिखाना है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये लो, पूरा एक साथ हो गया। अब है प्रश्न संख्या 25, 4 नंबर का है पूरा। फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। तो फसलों को देखिए 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है रबी की फसल। यह फसल शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसल है। कौन कौन सी फसलें हैं ये रबी की फसल? जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी आदि रबी की फसलें हैं। अब खरीफ की फसल देख लीजिए। यह फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। वर्षा ऋतु यानी जून से सितंबर तक में। कौन कौन सी फसलें हैं इसमें खरीफ की फसल में? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि खरीफ की फसलें हैं। अब है प्रश्न संख्या 26। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। देखिए 26वें प्रश्न का उत्तर है थर्मोप्लास्टिक की परिभाषा देखनी है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की परिभाषा देखनी है। तो सबसे पहले देखेंगे थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं। तो ये है परिभाषा, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। और दूसरा जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये ऐसा प्लास्टिक है जिसे एक बार सांचे में ढाल दें तो फिर इसे ऊष्मा देकर गर्म करके इसको नरम नहीं कर सकते। ऐसा प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। इसके उदाहरण हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। सत्ताईसवां प्रश्न है पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। इसके परिष्करण से कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं? इसका उत्तर है, पहले तो देख लेते हैं पेट्रोलियम क्या होता है। तो पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है यानी अच्छी नहीं लगती, इसकी सूंघेंगे तो इसको बेकार इसकी गंध लगती है। अब पेट्रोलियम निर्माण का प्रक्रम क्या है? पेट्रोलियम समुद्र में रहने वाले उन छोटे छोटे पौधों तथा जंतुओं के अवशेषों के विघटन से बनता है जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले
समुद्र में दब गए थे। समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव मरने के पश्चात डूबकर समुद्र की तली पर पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे रेत तथा मिट्टी से ढक जाते हैं। समुद्र में गहरे दबे हुए ये जीव अवशेष दाब ताप के प्रभाव से और बैक्टीरिया की उत्प्रेरक क्रिया के कारण धीरे धीरे हाइड्रोकार्बनों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। जीव अवशेषों का पेट्रोलियम में परिवर्तन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसमें लाखों वर्षों का लंबा समय लगता है। अब पेट्रोलियम का जब परिष्करण करते हैं तो उससे कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं। देखिए, पेट्रोलियम के परिष्करण से हमें पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल और पैराफिन मोम इत्यादि पदार्थ प्राप्त होते हैं। 28वां प्रश्न, दी गई शब्द पहेली को पूरा कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है। तो ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं ओर इसको पूरा करना है। एक एक अक्षर इनमें लिखे हुए हैं। पहले नंबर पर लिखा हुआ है विलुप्त स्पीशीज की सूचना वाली पुस्तक का नाम लिखना है। ऊपर से नीचे देखिए, ये पहेली है। इसमें पहले नंबर पर पहला जो 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ देखिए रे लिखा हुआ है और यहाँ पर जो नाम आएगा वो ऊपर से नीचे में आएगा। इसी तरह से जो 2 नंबर पर है जय लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर से नीचे भी आएगा और बाएं से दाएं भी नाम आएगा। इसी तरह से तीसरे नंबर पर जो नाम आएगा वो बाएं से दाएं पर ही आएगा। इसी तरह से चौथा जो है उसमें भी ऊपर से नीचे भी आएगा और बाएं से दाएं भी आएगा। तो यहाँ प्रश्न को वापस से देखेंगे पहेली देखने के बाद। विलुप्त स्पीशीज की सूचना वाली पुस्तक। फिर दूसरा है पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की किस्में एवं विभिन्नताएं। देखिए, इनके इस पहेली के अंदर पहले अक्षर दे रखे हैं। जो नाम आएंगे, उनके शब्द आएंगे, उनके पहले अक्षर दे रखे हैं। उन पहले अक्षरों से अपने को आइडिया लगाना है और इस पहेली के अंदर वो नाम भरने हैं। तो पहला, दूसरा, दूसरे में बाईं से दाईं ओर भी है और ऊपर से नीचे भी है। पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं। तीसरा है विलुप्त हुई स्पीशीज और चौथा है एक विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली स्पीशीज। ये प्रश्न को देख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वापस दूसरे मोबाइल पर वीडियो देख लेना, या बाद में लिख ली, पेन से इसको लिख लीजिए कॉपी में और इस पहेली को बना लीजिए। और अब इसका उत्तर ये यहाँ मिल जाएगा आपको। ये पहेली भरी हुई पहेली है। पहले में ऊपर से नीचे आ जाएगा रेड डेटा पुस्तक, दूसरे में आ जाएगा ऊपर से नीचे जैव विविधता, और दूसरे में ही बाएं से दाएं आएगा जैव मंडल, तीसरे में आएगा संकटापन और चौथे में आएगा विशेष क्षेत्री। इसमें सिर्फ बाएं से दाएं ही आएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। ये आपकी हो गई पहेली। अब है प्रश्न संख्या 29। 5 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र है। घर्षण देखिए हमारा मित्र तो कैसे है और शत्रु कैसे है। तो सबसे पहले देख लेते हैं शत्रु कैसे है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेंच हो, बॉल
बेयरिंग हो अथवा जूतों के सोल हों। जब चलते हैं हम जूते पहन के, चप्पल पहन के, तो घर्षण की वजह से वो घिसती हैं, ये तो नुकसान हो गया। और किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, ये तो हो गई घर्षण से नुकसान। अब घर्षण किस प्रकार से मित्र है? यदि घर्षण नहीं हो तो किसी कांच के गिलास जिसका भारी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है तो उसे हाथ में पकड़ना आसान नहीं होगा, चिकनाई होगी वहाँ पर। उस गिलास पे अगर तेल लगा हुआ हो तो वो पकड़ने में फिसल जाएगा अथवा अधिक कठिन हो जाएगा, अथवा गिलास के को पकड़े रहना संभव नहीं हो पाएगा। इसी तरह से मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना बहुत कठिन होता है। घर्षण नहीं होने की स्थिति में चलने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब कीचड़ में और गीले में ही नहीं चल पाते तो अगर वहाँ इस तरह की स्थिति हो जाए, घर्षण ही नहीं हो, तो वहाँ चल ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। फिसलने की तो बात बहुत छोटी रह गई। यदि घर्षण नहीं हो तो हम पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख पाएंगे। जैसे चिकना जो कागज़ होता है उस पर कहाँ लिख पाते हैं। जब शिक्षक चॉक से श्याम पट्ट पर लिखते हैं तो श्याम पट्ट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चाक के कुछ कणों को उतार देता है जो श्याम पट्ट से चिपक जाते हैं, और इस प्रकार श्याम पट्ट पर आपको लिखावट दिखाई देती है जो कि बिना घर्षण के संभव नहीं है। यदि सड़क तथा वाहनों के टायरों के बीच घर्षण नहीं होता तो उन वाहनों की न तो गति आरंभ की जा सकती थी, न ही उन्हें रोका जा सकता था, और न ही दिशा परिवर्तित की जा सकती थी। बिना घर्षण के यदि कोई वस्तु चलना आरंभ कर दे, गति आरंभ कर दे, तो वह कभी नहीं रुकेगी। ये हो गए घर्षण के फायदे और नुकसान। अब है ये वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए? 6 नंबर का प्रश्न है। उत्तर है, भूकंप से बचाव से हमें निम्न प्रयास करने चाहिए। पहला प्रयास है, जहाँ पर ज़्यादा भूकंप के झटके आते हैं उन क्षेत्रों के भवनों का डिज़ाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सहन कर सकें। उनके ढांचे सरल होने चाहिए। इसके लिए किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श करना चाहिए। दूसरा है, अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा रहता है, ताकि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं हो। यानी ढांचा गिरे और कोई दब जाए तो भारी वजन से मर जाएगा, लेकिन हल्का होगा तो उसमें बचने के चांस रहेंगे। अगला उपाय है तीसरा, अलमारियों इत्यादि को दीवारों के साथ जोड़ना अधिक अच्छा होगा ताकि भूकंप आने पर वे आसानी से गिरें नहीं। चौथा है उपाय, दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक यानी गीज़र आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखें ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर ना गिरें। पांचवा है, कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों, विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण चालू अवस्था में होने चाहिए। छठा उपाय है, भूकंप आने पर यदि आप घर के अंदर हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठें नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें।
सातवां उपाय है, भूकंप आने पर यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती हुई विद्युत लाइनों से दूर रहें। किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। यदि किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर न निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचे। भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर नहीं निकले। ये तो हो गया पेपर आपका कक्षा 8 का विषय विज्ञान का। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।